कैसे आप सब लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। 12th में हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जिनमें हमने 90 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 20 और 20 न्यूमेरिकल को आप क्वेश्चन को अभी देख लीजिए। क्या समझ में आया क्वेश्चन से कि हमारे पास दो गोले हैं ए और बी, जिसकी क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब हमें इनका निकालना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विद्युत क्षेत्र का अनुपात निकालना। तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं, है ना। तो E1 पहले वाले के लिए, E1 के लिए क्या होगा, आप लोगों को फॉर्मूला याद ही होगा। वैल्यू ऑफ E इज KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स यहाँ रेडियस कितनी है A, तो A स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना है V1 KQ अपॉन A। ठीक है। अब अगर हमें इन दोनों में रिलेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, है ना। देखो ये KQ अपॉन A है, तो मैं इसे यहाँ लिख सकती हूँ E1 को अगर मैं A से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो V1 बन जाएगा, है ना। इसको A से मल्टीप्लाई करते हैं, एक A से एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा E1A इज इक्वल टू V1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से अगर मैं B के लिए लिखूं, है ना, सेकंड वाले के लिए, तो ये हो जाएगा E2B इज इक्वल टू V2। तो हमारे पास अब दो इक्वेशंस हो गई है। अब हमें निकालना है रेशियो E2 बाय E1 का, है ना। तो इनकी जो पोटेंशियल है वो सेम है ना। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये भी V और ये भी V, है ना। तो वैल्यू हो जाएगी B अपॉन A, हमारा फाइनल रेशियो बन जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि पहले तो आप इसका रेशियो निकालिए, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि ये जो गोले हैं, है ना, Q1 और Q2 मान लीजिए, ये जो गोले हैं हमने जो लिए हैं, इससे हमें ये जो रिजल्ट आया ना हमारे पास E, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, है ना। और इसी से हम कंक्लूड निकाल सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसकी एजेस कैसी हो, शार्प हो, मतलब जिसके सिरे कैसे हो, तीखे हो, उनके लिए विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होता है। 1D ग्राफ जनरेटर में भी हमने किया है कि ऐसे क्षेत्र जिनके सिरे नुकीले हो, उनके चारों विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होता है। तो यहाँ इससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो अगर कोई चीज बड़ी होगी तो उसकी रेडियस ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना विद्युत क्षेत्र कम होगा। और अगर तीखा सिरा हमने लिया है तो उसकी त्रिज्या कैसी होगी, बहुत कम होगी, और उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने देख ही लिया होगा अपना, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दो चार्जेस हैं -Q और +Q। देखो यहाँ दो चार्जेस है -Q +Q, दैट मींस ये क्या है, डाइपोल बना रहे हैं। और कहाँ कहाँ रखे हुए, 0 0 A 0 0 -A। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारी ये x एक्सिस, ये y, और ये होगी z एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लूँ 0 0 A, और यहाँ मैं पॉइंट लूँ 0 0 -A, तो यहाँ पर तो चार्ज हो गया -Q और यहाँ पर चार्ज हो गया +Q। अब मैं इसको यहाँ से मिला देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये डाइपोल हो गया। यहाँ पर इसकी डिस्टेंस A है और यहाँ भी इसकी डिस्टेंस कितनी है, A है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद आपसे पूछा है कि 0 0 Z, मतलब यहाँ पर कोई Z पॉइंट है ना, ये पॉइंट है 0 0 Z, मतलब ये O से लेके इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, R होगी, है ना। अब हमें यहाँ पर निकालना है कि जो स्थिर वैद्युत विभव है ना, कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो वो पोटेंशियल इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। चलो अब इसकी डिस्टेंस बताओ मुझे कि P की डिस्टेंस Q से कितनी होगी, -Q से, तो R + A, है ना। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, पॉइंट नंबर ये O हो गया, ये A हो गया, और ये B पॉइंट हो गया। तो डिस्टेंस PA विल बी कितनी होगी, R + A, और डिस्टेंस PB कितनी होगी, R - A। ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा पोटेंशियल का, KQ/R। तो हम वो फॉर्मूला रख के सॉल्व करते हैं। आप भी कीजिए सॉल्व, मैं भी करती हूँ। तो V इज इक्वल टू V1 VA प्लस VB, VA इज KQ, और Q की वैल्यू -Q रखनी पड़ेगी कि VA जो -Q है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, R + A प्लस
क्यू अपॉन आर माइनस ए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, के क्यू हम कॉमन ले लेते हैं और आर माइनस ए चूंकि पॉजिटिव है तो पहले लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन आर माइनस ए प्लस माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। तो जब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जब एलसीएम लिया जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू और अंदर बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो ये आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, आर से आर कैंसिल, 2a वैल्यू आ जाएगी, तो के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आर है हमारा वो z है ना, क्योंकि z कंपोनेंट वैल्यू कितनी z आ रही, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और q इंटू 2a का मतलब क्या होगा, डाइपोल p की वैल्यू होगी, आवेश और उनके बीच की डिस्टेंस। देखो ये भी a है और ये भी है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 2a, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हो के p अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट का आंसर कि 0 0 0 0 जेड पॉइंट पर। अब हमें निकालने वाले एक्स वाई जीरो मतलब ऐसा पॉइंट जो इस प्लेन में हो, और ये प्लेन कैसा है, निरक्ष पर है, इसके इस प्लेन में मतलब इस डायपोल में तो आ ही नहीं रहा है इसके एरिया में, है ना। तो जब निरक्ष पर होगा तो इसके लिए v की वैल्यू, इसका जो सेकंड पार्ट होगा इसके लिए v की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है कि जब इसका जो बी पार्ट है सेकंड पार्ट है उसमें ए बी से के सेंटर से, है ना, हमने आप चित्र को थोड़ा सा घुमा दिया है और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पर तो घुमाने पर हमने क्या किया, यहाँ पर ए पर वही माइनस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच के डिस्टेंस पूरी 2a है, यहाँ ओ से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, तो थोड़ा सा इसे चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं कि b जो टोटल होगा कितना हो जाएगा v1 प्लस v2 पहले की तरह, तो के क्यू अपॉन r1, है ना, माइनस क्योंकि चार्ज माइनस क्यू है, प्लस के क्यू अपॉन r2। अब हमें r1 और r2 पता नहीं है, तो r1 और r2 को हम r के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है, वहां पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। r तो दिया है पर r की टर्म में हम r1 और r2 निकालें, तो देखिए ये अगर r है ये वाला, तो यहाँ से अगर हम इसको सीधा पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये r1, इसका मतलब इस r में r1 क्या हो गया, यहीं पे लिख देते हैं r1 इज इक्वल टू r में हम कुछ जोड़े, जैसे ओ डी मान ले इसको, है ना, r प्लस ओ डी। इसी तरीके से r2 जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा कि इस r में से ये इतना सा माइनस करना है, तो हम कहते हैं OC, तो r माइनस OC, और OC और OD क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि डाइपोल है, दोनों डिस्टेंस इधर बराबर है, तो जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस बनेगी वो भी बराबर होगी। अब ये क्या बन रहा है, हमारे पास एक तरह से कर्ण बन रहा है, और अगर ये साइड A है, ये एंगल थीटा है, तो OD और OC दोनों की वैल्यू जाएगी A cos थीटा, तो ये बन जाएगा r प्लस A cos थीटा और ये बन जाएगा r माइनस A cos थीटा। देखो ये पिछले वाले पार्ट के बिल्कुल सेम है, उसमें हम r प्लस A और r माइनस A रख रहे थे, है ना, और यहाँ पर क्या आ रहा है r प्लस A cos थीटा और r माइनस A cos थीटा। सिमिलरली उसी तरीके से हमें पूरा सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए और वैल्यू निकालिए। मैं तो यहाँ फाइनल वैल्यू लिखने वाली हूँ, ठीक है। आप सिमिलरली r1 और r2 की वैल्यू मैं आपको एक बार लिख के देती हूँ कि के क्यू अगर कॉमन है और अगर ये वाला माइनस में, तो इसको मैं बाद में लिखूंगी, तो 1 अपॉन r माइनस A cos थीटा माइनस 1 अपॉन r प्लस A cos थीटा, है ना। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ऊपर बन जाएगा 2a कॉस थीटा, ठीक है। इसी को ही आगे लिखते हैं के क्यू और जब मैं लिखूं 2a, के क्यू और 2a मिलकर फिर से क्या बन जाएगा p, और अब नीचे देखिए ये जो a cos थीटा है वो बहुत ही छोटा है रेस्पेक्ट टू दिस r1, तो हम इसे क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये मिल जाएगा के पी cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये डेरिवेशन हमने हमारे पिछले वीडियोस में किए हुए हैं, जहां पर हम निरक्ष और अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसी तरीके से पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल, है ना, फर्स्ट चैप्टर में जो हमने किया था। तो ये हो गया हमारे पास के पी cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और इसका नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, ये तो बी पार्ट था, सी पार्ट जो है क्वेश्चन का, वो ये कह रहा है कि 2 पॉइंट्स दिए हुए आपको 0 0
500 और इस तरीके से एक और पॉइंट दिया आपको -700 है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स का हो गए। अगर हम z अक्ष पर हमारा जो डाइपोल है तो ये वाले दोनों पॉइंट्स इस पे, ये भी x एक्सिस पे, ये भी x एक्सिस पे, एक प्लस x एक्सिस पे है और एक माइनस x एक्सिस पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम निरक्ष की बात करें तो वहां पर क्या हुआ, पोटेंशियल जो हमारा वो कैसा आता है, हमेशा 0 आता है। और निरक्ष पर जब पोटेंशियल 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कारण हमें क्या निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक किसी पॉइंट पर हमें किसी भी चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य क्या, W = QV होता है। अब V अगर 0 है तो W इज ऑल्सो 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निरक्ष पर ये बिंदु है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर समविभव पृष्ठ को ले जाने में किया गया कार्य कैसा होगा, 0 होगा। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 22 में है हमारे पास क्वाड्रोपोल मूवमेंट। क्वाड्रोपोल मतलब मूवमेंट मतलब कितने चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, अब इनको हमने इस तरीके से रखा है, यहाँ पर है प्लस क्यू, यहाँ पर है माइनस क्यू, यहीं पर ये है माइनस क्यू, ये 2 चार्जेस हैं और यहाँ पर है फिर से प्लस क्यू। अब इसके कारण यहाँ पर r डिस्टेंस पे इस सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और वहां पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है ना। तो अभी तक जो हम पोटेंशियल की फॉर्मूले रखते जा रहे हैं सेम वही फॉर्मूला करना है हमको। ठीक है, और ये इसका सेंटर मान दिया है ना, क्योंकि 4 आवेश है इसलिए हमने क्या नाम दे दिया इसको, क्वाड्रोपोल मूवमेंट, चतुर्भुज द्विध्रुव। ठीक है ना। तो जब यहाँ पर P पॉइंट है और जो R दूरी पर है ना, तो उसके कारण हमें क्या निकालना है, इस पे विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव निकालना है। इनके बीच की डिस्टेंस a है और इनके बीच की डिस्टेंस भी a है। तो अब ये देखो इस वाले पॉइंट के लिए देखो B = हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। फॉर्मूला हमारा सेम है KQ/R। तो देखिए बोलिए K Q प्लस Q है और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी है, a है। तो हम टोटल लिख सकते हैं R प्लस a, तो लिख दिया हमने R प्लस। अब देखो ये दोनों जो माइनस क्यू चार्ज है वो एक ही जगह पे रखे हुए, एक ही जगह पे रखे हुए। तो दोनों के लिए मैं साथ में लिख दूं -KQ/R माइनस KQ/R और प्लस KQ/R माइनस a। अब आपको डिस्टेंस निकालना आ गया, तो ये पूरा R है और ये a है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, R माइनस a। ठीक है, तो इसलिए हमने R माइनस a लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, KQ इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/R प्लस a माइनस 2/R प्लस 1/R। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसे फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा KQ/, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए R है और R² माइनस a² लिख सकते हैं। देखो R प्लस a और R माइनस a को, इसमें R क्या बचा, R इंटू R माइनस a माइनस 2 इंटू R प्लस a, R माइनस a। एलसीएम तो लेना आता है ना आप लोगों को, ठीक है ना, प्लस और R माइनस a तो क्या बच रहा है, R इंटू R प्लस a। जब हम इसे पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पूरा हमें इसको खोल करके सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यू आ जाएगी 2a²। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो R को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो R³ माइनस RA²। और जो हमारा जो RA² जो है, a जो होता है हमेशा डाइपोल में द्विध्रुव या चतुर्ध्रुव कब बनता है, जब उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है और नेग्लिजिबल जैसी होती है। तो ये बहुत ही कम है, इसे हम नेग्लिजिबल मानेंगे तो ये बन जाएगा KQ × 2a²/R³। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम चतुर्ध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R³ है ना। और जब हम बात करते हैं डाइपोल की तो अभी हमने लिखा था 1/R²। और जब हमारे पास एक ही आवेश होता है तो क्या फॉर्मूला था, 1/KQ/R ही होता है ना, तो 1/R²। तो ये कंक्लूजन है कि जैसे जैसे जब एकल आवेश था तो R की पावर 1 थी, जब द्विध्रुव था 2 आवेश तो R की पावर 2 आ गई, और जब चतुर्ध्रुव था तो उसकी आवेश की पावर 3 आ गई, है ना। तो इस तरीके से हर बार क्या हो रहा है, आवेश के R के मान में वृद्धि होती जा रही है। जितना यहाँ है उतना यहाँ पे 1 2 3 आ गया। ये इसका कंक्लूजन हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
एक सर्किट बनाना है हमें, है ना, और उस सर्किट की सप्लाई में हमें वोल्टेज चाहिए 1 किलो वोल्ट का, और जिसमें सी की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है, इतना हमें चाहिए रिक्वायर्ड है। और हमारे पास क्या अवेलेबल है, 1 माइक्रोफेरेड के जो संधारित्र बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी वोल्टेज कितना वो बेयर कर सकता है, वो है 400 वोल्ट। तो हमें इनको यूज करके ये वाला सर्किट बनाना है। और दूसरी चीज हमें ये कहा है इसमें, और क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि न्यूनतम कितने हमें इसमें संधारित्र लेने हैं न्यूनतम संख्या के लिए। तो जब भी न्यूनतम की बात होगी तो हम कौन सा संयोजन लेंगे, श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सी की वैल्यू होती है सी, जिसे हम लिखते हैं ना 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, है ना। तो उसकी वैल्यू वैसे भी कम हो जाती है, क्योंकि हमने वोल्टेज ज़्यादा लेना है 1 किलो वोल्ट तक। तो सबसे पहले हमें मानते हैं कि हमने n कैपेसिटर्स लिए हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमने कितने लिए हैं, संधारित्रों की संख्या, कैपेसिटर्स कितने लिए हैं, n लिए हैं, और रोज कितनी ली है, हमने उनकी रोज ली है n, ठीक है। तो अगर हमने n संधारित्र लिए हैं और n उनकी रोज है, तो हमें पहले उनका नंबर निकालना पड़ेगा। तो एक रो में कितने हमें लेने पड़ेंगे, तो हमारे पास देखो संख्या कितनी है कि n इंटू 400 वोल्ट, है ना भाई। एक का 400 वोल्टेज है, तो n जो हमने लिए उनके कितने वोल्टेज होंगे, 400 वोल्टेज हो जाएंगे। और टोटल वोल्टेज हमें कितना चाहिए, 1000, ठीक है। 1 किलो का क्या हो जाएगा, 1000 वोल्ट हो गई, है ना। तो n इज इक्वल टू 1000 अपॉन 400, है ना। तो ये लगभग 2.5। अब 2.5 से संधारित्र ले नहीं सकते, इसलिए नियर अबाउट इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 3। तो एक लाइन पर हमारे कितने संधारित्र हो गए, 3 हो गए, संख्या 3 होगी। अब ये 3 संधारित्र हम ले रहे हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो फॉर्मूला यही है, यहीं से हम इसे सॉल्व करते हैं। 1/c डैश इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। कितनी है, एक की कैपेसिटेंस 1 है, तो क्या बच जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, कितना हो गया, 3 हो गया। तो 1/c डैश, इसको लिख देते हैं 1/c डैश इज इक्वल टू 3, तो c डैश इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब हमें इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें निकालनी है वैल्यू m की, कि m कितना होगा, है ना। तो देखो एक लाइन में जो हर एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस सीरीज, मतलब टोटल एक लाइन में कितना बन रहा है, 1/3 बन रहा है, और हमें ऐसी कितनी रोज बनानी है, m रोज बनानी है। तो m रो, और एक रो का कितना है 1/3, तो m रोज का कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा, m इंटू 1/3, और टोटल कैपेसिटेंस हमें कितना चाहिए 2, तो ये हो जाएगा 2। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड। हमें कितना चाहिए, तो देखो इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए थी ना, इसलिए हमने इन सबको सीरीज में जोड़ा, तो सी की वैल्यू निकाली। भाई एक रो में कितना कैपेसिटेंस होगा, 1/3 होगा, तो m रोज में कितना होगा, m इंटू 1/3, लेकिन टोटल कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2, तो m कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड। तो अब टोटल नंबर अगर हमें निकालने हो तो कितनी हो जाएगी, n, कैपिटल N लिखो तो n इंटू m, n कितना आया था 3 और m कितना आया 6, तो 18, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया हमको कि हमें एक लाइन में 3 बनाने और रोज कितनी लेनी है, 6। तो इसका मैं डायग्राम बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये हमारे पास फाइनल डायग्राम हो गया कि एक लाइन में कितने कैपेसिटर से 3 है, और कितनी लाइन से 1 2 3 4 5 6, टोटल कैपेसिटर्स कितने रिक्वायर्ड हो गए, 18, और ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 24 की तरफ। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 2 फैरेड है, और डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर और 0.5 × 2 मीटर हो गया। अब अगर इसमें हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना। तो C का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट E अपॉन D, और A इज इक्वल टू C D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू 2 इंटू D की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻2 अपॉन 8.854 इंटू 10⁻12, है ना। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, बस से हम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाले हैं जो आपसे आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो 1.13 इंटू 10⁻9
सेंटीमीटर स्क्वायर। 10⁻⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स द एरिया इज वेरी लार्ज, है ना। हम सिर्फ कितना, हमने क्या लिया है, सी की वैल्यू फेरेड में ली है। इससे जनरली आपने क्वेश्चंस में नोट किया होगा, हमारे पास सी की वैल्यू माइक्रो फेरेड्स में दी हुई है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपको ये इंपॉर्टेंस बतानी है कि हम सी की वैल्यू माइक्रो फेरेड्स में क्यों लेते हैं, छोटी क्यों लेते हैं। देखो, अगर हमने सी की वैल्यू फेरेड्स में ली है और तो हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा है, जो पॉसिबल नहीं है कि हम है ना इतने बड़े एरिया का कैपेसिटर बनाए, 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो बहुत बड़ा एरिया हो गया। तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम किसको रिड्यूस करेंगे, हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को, और हम उसको किस में ले लेंगे, माइक्रो फेरेड्स में लेंगे। तो यही कंक्लूजन है इसका कि हमारे पास हम जो कैपेसिटर लेते हैं उसकी कैपेसिटेंस माइक्रो फेरेड में लेते हैं, ताकि हम जो एरिया यूज करें उसकी एरिया की वैल्यू भी कम हो जाए, क्योंकि जितना कम ये होगा उतना ही कम एरिया होगा। ओके, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है 25 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है जहाँ कुछ कैपेसिटर्स दिए हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन में हम चार्जेस निकाल रहे हैं, हर कैपेसिटर का कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकालनी है हमें, तो वो भी कैलकुलेट करते हैं। इसको मान लेते हैं C1, C2, C3, C4 और ये 300 वोल्ट की इसमें सप्लाई है और बाकी क्या है, ये सारे पिको फेरेड में। ठीक है, अब हम इसका क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। वो इस तरीके से बनाएंगे कि सर्किट को थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दिया है, तो क्या बन गया, यहाँ तो आ गया हमारा C4, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, यहाँ आ गया हमारा C4 के बाद C1 और C1 से 2 कनेक्ट है हमारा C2 और C3 और ये बन गया हमारा सर्किट। और यहाँ पर सप्लाई आ रही है 300 वोल्ट की। तो पहले हम सप्लाई की बात नहीं करके इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे जैसे C2 और C3 कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। तो C2 एंड C3 का जो होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, तो कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम C डैश से नोट कर देते हैं, C डैश इज इक्वल्स टू 1/C2 प्लस 1/C3। तो C डैश की वैल्यू क्या जाएगी, अच्छा C2 और C3 की वैल्यू कितनी, 200, तो 1/200, 1/200, तो कितना हो जाएगा, 2/200, दैट मीन्स 1/100। तो C डैश, सॉरी ये 1/C डैश होगा, तो C डैश विल बी 100 पिको फेरेड। जब ये 100 पिको फेरेड है और ये भी 100 पिको फेरेड है, तो अब हम इनका क्या निकालेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो मैं इस बार लिख दूंगी C डबल डैश विल बी इक्वल टू, अब कॉम्बिनेशन मिल जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C डैश 100 प्लस 100 पिको फेरेड एंड इट विल बी 200 पिको फेरेड। अगेन जब ये बन जाएगा तो हमारा देखो सर्किट कुछ इस तरीके से बना देते हैं हम इसको, यहाँ बन जाएगा C4 और यहाँ बन जाएगा C डबल डैश, और सिंपल हो गया हमारा सर्किट। अब 300 वोल्ट है ना की सप्लाई हो गई। अब इस वाले सर्किट में देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, दोनों को फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम अब ले लेते हैं C ट्रिपल डैश लगा देते हैं, है ना। और ये C ट्रिपल डैश किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 1/में आएगा, 1/C ट्रिपल डैश विल बी इक्वल टू 1/, C4 की वैल्यू 100 प्लस 1/200, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इसको हम C ट्रिपल डैश को लिख सकते हैं 200 अपॉन 200 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁴ अपॉन 300। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2/3 की वैल्यू हम निकलेंगे यहाँ पर 66.7 पिकोफैरेड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इस कॉम्बिनेशन को, सॉरी सर्किट को सिंप्लीफाई करके सीरीज पैरेलल सीरीज फैमिली कॉम्बिनेशन में करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें निकालना इन पर चार्जेस कितने होंगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और वोल्टता का मान ज्ञात करना था, तो C4 से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन लास्ट में हमारे पास बना, तो C4 और C जो डबल डैश का जो कॉम्बिनेशन था उसमें संधारित्र पर आवेश का मान हमेशा समान होगा, तो Q बराबर फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, C × V। ठीक है, C अभी हमने निकाला 200/3
इंटू वोल्टेज पावर कितनी है 300, है ना, और पिको फैरेड में था, है ना, तो 10⁻⁻, एक सेकेंड ना, -12 हो जाएगा, तो 3 2 3 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 4 है तो 10⁻⁻8, है ना। ये तो चार्ज की वैल्यू हुई, गुलाम चार्ज किस पर, C4 और C" पर सेम चार्जेस है। अब हमें हर एक संधारित्र पे क्या निकालना है, आवेश तो निकालना ही था, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये Q4 है ना, और Q4 इतना है। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, V4 निकालना है कि वोल्टेज कितना होगा C4 पे, है ना। तो वोल्टेज की वैल्यू V4 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ से, तो ये हो जाएगा Q/C हो जाएगा, Q4/C4। Q4 की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली, 2 इंटू 10⁻⁻8, और C4 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 100, तो 2 इंटू 10⁻10, ठीक है। सॉरी 100 में 10⁻12 होगा, तो ये बन जाएगा 200 वोल्ट। अच्छा, अब इस कॉम्बिनेशन में अगर यहाँ पे 300 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 300 C4 ने कितना ले लिया, 300 में से 200 ले लिया, इसका वोल्टेज हम लिख सकते हैं 200, तो इसके पास बचा हुआ वोल्टेज कितना हो गया 100 वोल्ट। हम यहाँ लिख देते हैं कि C4 पर जो वोल्टेज है विभव कितना है, 200 वोल्ट का है, तो C" पर कितना होगा, ये हो जाएगा 300 माइनस 200 विल बी इक्वल टू 100। अब इस वाले C" से हम इस पर आ जाते हैं, ठीक है। हम फिर से रिवर्स चल रहे हैं, पहले हम इस तरीके से चले थे ना, अब हम वापस से रिवर्स की तरफ आएंगे। तो यहाँ हमारे पास C" 100 वोल्ट था, तो उतना ही वोल्टेज हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा तो यहाँ हमें क्या देखना है, देखो यहाँ आपकी ब्रांच 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इसका मतलब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों का सेम होगा, है ना, तो उतना ही विभव इस पर आएगा। तो सबसे पहले हम C1 की बात कर लेते हैं, फिर C2 C3 की बात करेंगे। तो जो 100 वोल्ट था, तो C1 पर वोल्टेज कितना हो गया, वो भी 100 वोल्ट हो गया, है ना, सॉरी वोल्टेज है ना ये सारे ये आएगा। तो C1 पर वोल्टेज 100 वोल्ट हो गई, तो अब हमें क्या निकालना है, चार्ज कितना होगा, है ना, तो Q1 में निकालना है ना। तो Q1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी C1 V1। C1 की वैल्यू कितनी थी भाई, 100 इंटू 10⁻12 पिको फैरेड इंटू वोल्टेज 100 आ गया, 10⁻4 हो गया इस तरीके से, तो 10⁻⁸ बन गई, तो हम लिख देंगे 10⁻⁸ गुलाम, ठीक है। तो C4 की Q4 और V4 की बात हो गई, और C1 और Q1 और V1 की भी बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अब कौन सा बच रहा है, ये दो, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी लग रहा होगा आपको। C2 और C3 की बात करते हैं, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अगर हम C2 और C3 की बात करें, तो यहाँ से जो वोल्टेज आया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 100 यहाँ आया और 100 यहाँ आया, भैया 100 भी दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, तो V2 कितना बन जाएगा 100/2 इज इक्वल टू 50 वोल्ट, और V3 इज ऑल्सो 100/2 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। अब Q निकालना है हमें यहाँ निकालना है Q2 इज इक्वल टू C2 V2, और इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी सेम ही होगी। C2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 200 इंटू 10⁻12 इंटू V2 इज 50, है ना, उसका जस्ट हाफ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1000 इंटू 10⁻12, सॉरी 10,000 तो 10⁻8 गुलाम, और इसी तरीके से Q3 की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 10⁻8 गुलाम। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पहले हमने क्या निकाला, सबका C निकाला, कैलकुलेट किया, और उस C को फिर वापस हम डिवाइड करते हुए वोल्टेज और चार्जेस की वैल्यू निकालते जा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए कि आगे क्या न्यूमेरिकल्स आप भी ट्राई कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, टेक केयर, बाय बाय।